धारा 206 संदेह की स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा जिला तय करना कि जांच या विचारण कहां होगा। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां एक ही अपराध के लिए दो या दो से अधिक अदालतों ने संज्ञान ले लिया हो और यह संदेह पैदा हो जाए कि उनमें से किस अदालत को उस अपराध की जांच या सुनवाई करनी चाहिए। ऐसे में कौन निर्णय लेगा, यह धारा वही बताती है। जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान ले लिया है और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किस न्यायालय को उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, तो प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर एक ही अपराध के लिए दो या उससे ज्यादा अदालतों ने कार्यवाही शुरू कर दी है, संज्ञान ले लिया है, और यह सवाल उठता है कि कौन सी अदालत सही है या किसे इस मामले की जांच या सुनवाई करनी चाहिए। यदि न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा। सरल शब्दों में, परिस्थिति अगर वे सभी अदालतें एक ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंतर्गत आती हैं, जैसे दिल्ली की सभी निचली अदालतें दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन हैं, तो वही उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि मामला किस निचली अदालत में चलेगा। यदि न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके स्थानीय अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर कार्यवाही सबसे पहले शुरू हुई थी और तत्पश्चात उस अपराध के संबंध में अन्य सभी कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी। सरल शब्दों में, परिस्थिति अगर वे सभी अदालतें अलग अलग उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आती हैं, जैसे एक मामला उत्तर प्रदेश की निचली अदालत में और दूसरा बिहार की निचली अदालत में, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा जिसके अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार अपेलेट क्रिमिनल जरिस्डिक्शन में कार्यवाही सबसे पहले शुरू हुई थी। और जैसे ही यह निर्णय हो जाएगा, उस अपराध से संबंधित अन्य सभी अदालतों में चल रही कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। संक्षेप में, धारा 206 क्षेत्राधिकार के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जरिस्डिक्शन की स्थिति को सुलझाने का तंत्र प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि एक ही अपराध के लिए कई मुकदमे न चलें, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता और स्पष्टता बनी रहे। यह उच्च न्यायालय को इस तरह के विवादों को निपटाने की शक्ति देती है जिससे यह तय हो सके कि कौन सी अदालत मामले की सुनवाई करेगी और अन्य अनावश्यक कार्यवाही को समाप्त किया जा सके। धारा 207 स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। यह धारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में मौजूद ऐसे व्यक्ति को समन या वारंट जारी कर सके जिसने कहीं और भारत के अंदर या बाहर कोई अपराध किया हो जिसकी सुनवाई उसके अपने क्षेत्राधिकार में नहीं की जा सकती। जब किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति है जिसने उस क्षेत्राधिकार के बाहर, चाहे भारत के भीतर या बाहर, एक ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण धारा 167 से 205 दोनों सहित के प्रावधानों या किसी अन्य लागू कानून के तहत ऐसे क्षेत्राधिकार में नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी लागू कानून के तहत भारत में विचारणीय है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है जैसे कि वह उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में ही किया गया हो और ऐसे व्यक्ति को इसमें पहले दिए गए तरीके से अपने सामने पेश होने के लिए मजबूर कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसका ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने का क्षेत्राधिकार है, या यदि ऐसा अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसे क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के सामने उसकी उपस्थिति के लिए एक बंधन पत्र या जमानत बंधन पत्र ले सकता है। सरल शब्दों में, अगर एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके इलाके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति मौजूद है और उस व्यक्ति ने उसके इलाके के बाहर, भारत में कहीं भी या भारत के बाहर भी कोई अपराध किया है,
ओ, जिस अपराध की सुनवाई या जांच धारा 157 से 205 तक के नियमों या किसी अन्य कानून के अनुसार उस मजिस्ट्रेट के अपने इलाके में नहीं हो सकती। ओ, लेकिन वह अपराध भारत में किसी भी कानून के तहत विचारणीय ट्राइबल है। ओ, तो वह मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है जैसे वह उसके अपने इलाके में ही हुआ हो, और उस व्यक्ति को अपने सामने पेश होने के लिए मजबूर कर सकता है समन वारंट जारी करके। फिर वह उस व्यक्ति को उस सही मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसका उस अपराध की जांच या सुनवाई का वास्तविक क्षेत्राधिकार है। या अगर अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास की श्रेणी का नहीं है और वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करते हुए जमानत देने को तैयार है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से जमानत मुचलका ले लेगा ताकि वह वास्तविक क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सके। इंडीड 2, जब एक से अधिक मजिस्ट्रेट हों जिनका ऐसा क्षेत्राधिकार हो और इस धारा के तहत कार्य कर रहा मजिस्ट्रेट स्वयं इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसे व्यक्ति को किस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए या किसके सामने पेश होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो मामला उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए रिपोर्ट किया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ अगर एक से ज्यादा मजिस्ट्रेटों का उस अपराध पर क्षेत्राधिकार बनता है। ओ, और जिस मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को समन किया है, धारा 207 के तहत कार्य कर रहा मजिस्ट्रेट वह खुद तय नहीं कर पा रहा है कि उस व्यक्ति को किस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। ओ, तो वह मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा ताकि उच्च न्यायालय इस पर आदेश दे सके। धारा 208, भारत के बाहर किए गए अपराध। यह धारा उन अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन को परिभाषित करती है जो भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर किए जाते हैं लेकिन फिर भी भारतीय कानून के तहत विचारणीय होते हैं। जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है, ए, किसी भारत के नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्रों पर या कहीं और, या सरल शब्दों में परिस्थिति ए, अगर कोई अपराध भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के बाहर, चाहे गहरे समुद्र में हो या किसी अन्य देश में किया जाता है। बी, किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसा नागरिक न हो, भारत में पंजीकृत किसी जहाज या विमान पर। सरल शब्दों में परिस्थिति बी, अगर कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन उसने वह अपराध भारत में पंजीकृत रजिस्टर्ड किसी जहाज या विमान पर किया है, तो ऐसे अपराध के संबंध में उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जा सकता है जैसे कि वह भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर किया गया होता जहां वह पाया जा सकता है या जहां अपराध भारत में पंजीकृत है। सरल शब्दों में, ओ ऐसी परिस्थितियों में उस अपराध को ऐसा माना जाएगा जैसे कि वह भारत के भीतर ही कहीं किया गया हो। ओ, और उसकी जांच या सुनवाई उस भारतीय अदालत में की जा सकती है जहां वह व्यक्ति पाया जाता है, यानी गिरफ्तार किया जाता है या उपस्थित होता है। ओ, या जहां वह अपराध भारत में पंजीकृत है। ये नया जोड़ा गया प्रावधान है जिसका अर्थ ये हो सकता है कि अपराध को भारत में किसी पुलिस स्टेशन या प्राधिकारी के पास दर्ज किया गया हो, भले ही अपराधी वहां मौजूद न हो। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल या अन्य माध्यमों से किए गए अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करना हो सकता है, परंतु यह कि इस अध्याय की किसी भी पूर्वगामी धाराओं में निहित किसी भी बात के बावजूद ऐसे किसी भी अपराध की भारत में जांच या विचारण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जाएगी। विशेष प्रावधान प्रोविजो। ओ, इस अध्याय की पिछली सभी धाराओं में जो भी क्षेत्राधिकार के नियम बताए गए हैं उनके बावजूद। ओ, भारत के बाहर किए गए ऐसे किसी भी अपराध की भारत में जांच या सुनवाई केंद्र सरकार की पहले की अनुमति प्रीवियस सैंक्शन के बिना नहीं की जा सकती। ओ, यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के मुद्दों को ध्यान में रखता है। संक्षेप में, धारा 208 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी भारत के बाहर हुए अपराधों पर क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यह भारतीय नागरिकों द्वारा कहीं भी किए गए अपराधों और भारत में पंजीकृत वाहनों, जहाजों, विमानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों पर भारत के अधिकार क्षेत्र को स्थापित करती है।
हालांकि ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, जो इसे एक संवेदनशील और नियंत्रित प्रक्रिया बनाती है। धारा 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां भारत के बाहर हुए किसी अपराध की भारत में जांच या सुनवाई हो रही हो। धारा 208 के तहत यह बताती है कि ऐसे मामलों में विदेशी धरती से प्राप्त साक्ष्य को भारतीय अदालत में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जब भारत के बाहर किसी क्षेत्र में कथित रूप से किए गए किसी अपराध की धारा 208 के प्रावधानों के तहत जांच या विचारण किया जा रहा हो, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि वह उचित समझे, यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उसके लिए भारत के किसी राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए बयानों, डेपोजिशंस की प्रतियां या प्रस्तुत किए गए प्रदर्शन, एग्जिबिट्स, चाहे भौतिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, को उस न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो ऐसी जांच या विचारण कर रहा है। किसी भी ऐसे मामले में जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसे मामलों के संबंध में साक्ष्य लेने के लिए एक कमीशन जारी कर सकता है जिनसे ऐसे बयान या प्रदर्शन संबंधित हैं। सरल शब्दों में, अगर भारत के बाहर हुए किसी अपराध की जांच या सुनवाई भारत में हो रही है, जैसा कि धारा 208 में बताया गया है, यानी कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करे या भारत में पंजीकृत जहाज विमान पर अपराध हो। तो केंद्र सरकार, अगर उसे लगता है कि यह ठीक है, तो वह यह आदेश दे सकती है कि उस विदेशी क्षेत्र में किसी न्यायिक अधिकारी के सामने या उस विदेशी क्षेत्र में तैनात भारतीय राजनयिक, डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि के सामने दिए गए बयानों की कॉपियों जो गवाहों ने दिए हों और प्रस्तुत किए गए सबूतों, दस्तावेजों जो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, को भारतीय अदालत में साक्ष्य, एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और यह तब किया जाएगा जब भारतीय अदालत खुद उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कमीशन यानी किसी अधिकारी को नियुक्त करके साक्ष्य इकट्ठा करने का आदेश जारी कर सकती हो। मुख्य उद्देश्य, इस धारा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। विदेश में गवाहों को भारत लाकर गवाही दिलवाने या सबूतों को सीधे यहां मंगवाने की बजाय केंद्र सरकार के निर्देश पर विदेशी न्यायिक अधिकारियों या भारतीय राजनयिकों द्वारा संकलित साक्ष्य को सीधे अदालत में स्वीकार किया जा सकता है। यह न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है और मुकदमे में देरी को कम करता है। संक्षेप में, धारा 209 भारतीय अदालतों को भारत के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में विदेशी साक्ष्य, गवाही और प्रदर्शन को स्वीकार करने में सक्षम बनाती है, बशर्ते केंद्र सरकार ऐसा करने का निर्देश दे। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जटिल मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक उपकरण है। धारा 210 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना। यह धारा बताती है कि एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध की न्यायिक कार्यवाही कैसे शुरू कर सकता है, यानी वह किन आधारों पर किसी अपराध का संज्ञान, कॉग्निजेंस, ले सकता है। संज्ञान लेना का अर्थ है किसी मामले को न्यायिक रूप से देखने और उस पर आगे बढ़ने का निर्णय लेना। इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के तहत इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई भी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। सरल शब्दों में, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, और द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट बशर्ते उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM ने विशेष शक्ति दी हो, जैसा कि उपधारा 2 में बताया गया है। निम्नलिखित तरीकों से किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जिसमें किसी विशेष कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की गई कोई शिकायत भी शामिल है जो ऐसा अपराध गठित करती है। सरल शब्दों में, आधार जब उसे तथ्यों की कोई शिकायत, कंप्लेंट मिलती है, यह शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है
या किसी विशेष कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। ओ और शिकायत में दिए गए तथ्य किसी अपराध का गठन करते हों। ओ उदाहरण, एक व्यक्ति सीधे अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज करता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। बी, ऐसी पुलिस रिपोर्ट किसी भी माध्यम से प्रस्तुत जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है, पर ऐसे तथ्यों की। सरल शब्दों में आधार। बी, ओ, जब उसे पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट मिलती है। ओ, यह रिपोर्ट किसी भी तरीके से जैसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दी जा सकती है। ओ और रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों से किसी अपराध का पता चलता हो। ओ उदाहरण, पुलिस जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल करती है। सी, पुलिस अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर या अपने स्वयं के ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है। सरल शब्दों में आधार। सी, ओ, जब उसे किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिलती है कि कोई अपराध हुआ है। ओ, या जब उसे अपने स्वयं के ज्ञान ऑन हिज ओन नॉलेज से पता चलता है कि कोई अपराध हुआ है। ओ उदाहरण, मजिस्ट्रेट अखबार में किसी अपराध के बारे में पढ़ता है या किसी सार्वजनिक सभा में उसे किसी अपराध की जानकारी मिलती है और वह उस पर संज्ञान लेने का फैसला करता है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्ति, पावर ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 के तहत ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है जिनकी जांच या विचारण करने की उसकी क्षमता है। सरल शब्दों में, ओ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM। ओ द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दे सकता है कि वह उपधारा 1 में बताए गए तरीकों से अपराधों का संज्ञान ले। ओ, लेकिन यह शक्ति केवल उन अपराधों के लिए दी जाएगी जिनकी जांच या सुनवाई करने की क्षमता उस द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास पहले से है, यानी वह केवल छोटे मोटे अपराधों का संज्ञान ले पाएगा, गंभीर अपराधों का नहीं। संक्षेप में, धारा 210 आपराधिक न्याय प्रणाली में मजिस्ट्रेट की भूमिका को परिभाषित करती है। यह बताती है कि एक मजिस्ट्रेट 3 मुख्य तरीकों से किसी अपराध पर न्यायिक कार्यवाही शुरू कर सकता है: निजी शिकायत पर, पुलिस रिपोर्ट पर या अपने स्वयं के ज्ञान जानकारी पर। यह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के लिए CJM द्वारा विशेष सशक्तिकरण की आवश्यकता को भी निर्दिष्ट करती है, जिससे न्यायिक शक्तियों का उचित वितरण सुनिश्चित हो सके।